हे एवरीवन, दिस इज श्वेता। वेलकम टू यूपीएससी वाला। वापस आ गए हम आपके लिए एक नया सेशन लेके। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे आर्ट एंड कल्चर का चैप्टर नंबर 2। जो हमारा प्रीवियस सेशन हुआ था वहां पर हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर चुके थे, जहां पर हमने जाना था स्टोन एज के बारे में कि पाषाण काल के लोगों की क्या कला थी, क्या संस्कृति थी। और वो टाइम पीरियड था जिसको हम बोलते हैं प्री हिस्टोरिक एरा, या फिर उसको प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता था। वो टाइम पीरियड है जिसके बारे में हमें जितनी भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो सारी की सारी आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस से मिलती है, पुरातात्विक साक्ष्य से मिलती है। और वो भी आज से हजारों लाखों वर्ष पूर्व के पुरातात्विक साक्ष्य, जिनकी संख्या काफी कम होती है क्योंकि टेम्परेचर है, रेनफॉल है, इसकी वजह से काफी कुछ नष्ट भी हो गए। तो जो हमारा वो स्टोन एज था या पाषाण काल था, उसकी कला और संस्कृति हमने पढ़ी तो, लेकिन उतने डिटेल में हमें नहीं मिल पाती है इंफॉर्मेशन, क्योंकि वो लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे और उतने लंबे समय के सभी पुरातात्विक साक्ष्य बचे नहीं रहे। लेकिन फिर भी जो बचे रहे उनको हमने स्टडी किया था, काफी डिटेल से वहां पर जाना था। और अगर हम हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी की बात करें तो ऑलरेडी आपको क्रोनोलॉजी तो याद हो ही चुकी होगी। तो पाषाण काल के बाद जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या फिर क्रोनोलॉजी वाइज बोले कि अगला जो टाइम पीरियड है उसको हम बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर सिंधु घाटी सभ्यता, जो हम ऑलरेडी हमारे एंशिएंट हिस्ट्री के आर.एस. शर्मा की सीरीज में पढ़ के आ चुके हैं। फिर आज क्या पढ़ना है? जो हमने उस दिन वहां सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा था, आज हम आर्ट एंड कल्चर में सिंधु घाटी सभ्यता की कला और सिंधु घाटी सभ्यता की संस्कृति के बारे में जानेंगे कि उस समय कौन कौन से आर्ट और कल्चर आर्किटेक्चर्स हमें दिखाई देते हैं। और टाइम पीरियड को भी थोड़ा सा मैं यहाँ पे डिस्कस कर लूँ ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। जो बच्चे वो क्लासेस नहीं लिए हैं या नहीं ले पाए थे किसी वजह से, वो भी समझ पाए थे। तो देखो, सबसे पहले हमारा क्या है, पाषाण काल या फिर स्टोन एज, जो हम ऑलरेडी पढ़कर आए हैं कि इस समय की क्या कला संस्कृति थी। इसका टाइम पीरियड हम मानकर चलते मोटा मोटा 2 लाख ईसा पूर्व से लेकर 3000 ईसा पूर्व का जो टाइम पीरियड है वो पाषाण काल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसको आप रिवाइज कर लेंगे, प्लेलिस्ट में पहली वीडियो इसकी पड़ी होगी। दूसरा हमारा जो आज स्टार्ट होने वाला है ये है सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता। इसका टाइम पीरियड इसके बाद से चालू होता है, लगभग 2700 ईसा पूर्व से लेकर हम मानकर चलते हैं 1750 ईसा पूर्व तक का काल सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है और पाषाण काल, इसमें एक मेजर डिफरेंस ये जो था, ये एक रूरल सिविलाइजेशन, या फिर बोलेंगे रूरल भी क्या ही बोलेंगे, सिविलाइजेशन तो था ही नहीं, इसको हम बोल सकते हैं कि ये क्या था, एक तरीके से मानव के विकास का काल था, जब अलग अलग चरणों में हमारा डेवलपमेंट दिखाई दे रहा था। अब जो हम पढ़ते हैं ना, एकदम से ये वो टाइम पीरियड है जहां पर एक नगर का स्ट्रक्चर यानी कि अर्बन सिविलाइजेशन हमें यहां पर दिखाई देगी। और विश्व की जो सबसे प्राचीन सभ्यताएं थी, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, चीन की सभ्यता, ये सारी सभ्यताओं के पैरेलल इंडिया में सिविलाइजेशन दिखाई दे रही है। ओके, तो इस सिंधु घाटी सभ्यता जो नगरीय सभ्यता है, इस समय की कला संस्कृति क्या थी वो हमें जानना है। ठीक है, और जैसे जैसे मैं आपको ये चैप्टर्स पढ़ा रही हूँ, आपका होमवर्क है कि जो मेरी एंशिएंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट है वहां से चैप्टर को भी कंप्लीट कर लो, वहां से चैप्टर और इसका ही आर्ट एंड कल्चर, ये अलग करके नहीं पढ़ना है कि हम अलग से पढ़े, नहीं, उसी चैप्टर में ही ये चीजें हैं, बस थोड़ा सा डिटेल से हमें इससे जानना है, इसलिए हमने अलग से निकाल लिया और आर्ट एंड कल्चर नाम देकर इसे पढ़ रहे हैं। अदरवाइज थोड़ा सा बच्चे इसको इग्नोर कर जाते हैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 है, ये 1 नहीं आएगा, इसको चैप्टर नंबर 2 करिए। करेक्ट, चैप्टर नंबर 2 है सिंधु घाटी की कलाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको सेशन इंफॉर्मेटिव लग रहा होगा, लग रहा है तो प्लीज प्लेलिस्ट को बहुत अच्छे से फॉलो करिए। बढ़ते हैं हम आगे, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानते हैं। सिंधु घाट जो सेकंड चैप्टर है, ये क्या बोल रहे हैं, सिंधु घाटी की कलाएं, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन कौन से आर्ट्स हमें दिखाई देते हैं। तो जब हमने ये चैप्टर पढ़ा था, ये सारी चीजों के बारे में डिस्कस करा था। सिंधु घाटी सभ्यता का नगरीय ढांचा, किस तरीके से प्लान्ड मैनर में, सुनियोजित तरीके से उन्होंने नगरों का बसाव किया था। वो प्लान्ड मैनर में जो नगर बने थे, ओके, तो वो जो प्लान मैनर में नगर बने थे और वो एक आर्किटेक्चर का नमूना है ना, वो हम डिस्कस करेंगे। हमने बहुत सारी इस तरह की मूर्तियां देखी थी, अलग अलग फॉर्म्स में, मेटल था, स्टोन था, या फिर मिट्टी के हमें दिखाई देते हैं, टेराकोटा। तो उन मिट्टी की या पत्थर की या धातु की बनी हुई मूर्तियां, वो भी क्या है, कला का नमूना है। ठीक है, इसके अलावा हमने सील्स देखे, थाउजेंड्स में हमने सील्स देखे, सैकड़ों हजारों की संख्या में जो सील पाए जा रहे हैं, वो मोहरे क्या थी, किस तरीके से बनाई गई थी, वो सब हम जानेंगे। ओके,
उस समय के लोग किस तरह का पोटरी सिस्टम यूज कर रहे थे। इसके अलावा उस समय के लोगों का फैशन, रहन सहन, पहनावा, खान पान, वो सब भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये जो सिंधु घाटी सभ्यता ऑलरेडी आपके दिमाग में बसा हुआ है ना, उसी को हमें थोड़ा सा जानना है और अच्छे से जानना है, उनके आर्ट को, उनके आर्किटेक्चर को, उनके कल्चर को। ठीक है, बस इसको लेकर थोड़ा परेशान नहीं होना है कि हम हमें कुछ अलग चीजें पढ़नी, नहीं, जो पढ़कर आए हो वही है। बस इसमें हम सभ्यता की बात नहीं करने वाले, लोगों के रहन सहन, पहनावे, त्योहार, तीज, इनकी बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, चैप्टर स्टार्ट करता है राइटर और स्टार्टिंग में ही बोलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है यहाँ पर कला का उद्भव, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के काल में जो हमें कला दिखाई देती, वो कब दिखाई देती, तीसरी सहस्राब्दी के उत्तरार्ध में। ओके, तीसरी सहस्त्राब्दी के उत्तरार्ध में। देखो ये तो आपको पता है कि टाइम पीरियड इसका क्या है, 2700 से लेके 1750 BCE तक का जो टाइम पीरियड है वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन। और बोल रहा है कि जो तीसरी सहस्त्राब्दी यानी कि 3000 ईसा पूर्व वाला जो टाइम पीरियड था, उसके बाद वाले टाइम पीरियड में, यानी कि आगे चलकर ये डेवलप हुआ होगा लगभग 2300 BC के आसपास। यहाँ पर हमें कला और संस्कृति का एक क्लाइमैक्स दिखाई देता है। ठीक है, तो यहां पर जो कला का उद्भव है इनिशियल स्टेज में नहीं, बाद में थोड़ा सा दिखाई देता है। और कब दिखाई देता है, तीसरी सहस्त्राब्दी के उत्तरार्ध में। तो ये कोई रटने वाली चीज तो है नहीं, हमें पता है कि चालू हो रहा है 2700 से, तो डेवलप होते 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 2200-2300 पहुंच ही जाएगा। तो ये जो तीसरी सहस्त्राब्दी वाला पिलर है, इसके उत्तरार्ध में हमें कला का विकास दिखाई देता है सिंधु घाटी सभ्यता में। ओके, जहां विभिन्न स्थलों से कला के रूप में अलग अलग, जितने भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के अलग अलग साइट्स थे, उन साइट से हमें बहुत सारे कला के रूप मिले। ये देखिए, ये रहा पूरा सिंधु घाटी सभ्यता वाला क्षेत्र। इन पूरे क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी। कहां से कहां तक फैली हुई थी, नॉर्थ में आप जाइए, कश्मीर वाला, मांडा वाला जो रीजन है, साउथ में आप जाइए, महाराष्ट्र, दायमाबाद वाला जो रीजन है, ईस्ट में आप जाइए, उत्तर प्रदेश, आलमगीरपुर, वेस्ट में जाइए, पाकिस्तान वाला जो हिस्सा है, सुतकांगडोर, वहां तक। तो ये जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का पूरा एरिया था, जहां तक इसका एक्सपांशन था। राइटर बोलता है चैप्टर में कि सिंधु घाटी सभ्यता में कला का विकास इस समय हुआ और कहां से हमें पता लगा। तो इस पूरे टाइम पीरियड के जितने भी साइट्स है ना, प्रेजेंट डे अगर मैं बात करूं इंडिया या पाकिस्तान या उस समय के भारतीय उपमहाद्वीप के अलग अलग जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है ना, उन स्थलों से हमें वो कलाएं मिली हैं, उनके अलग अलग रूप देखने को मिले हैं। ठीक है, अब वो कलाएं किस रूप में मिल रही है, यानी कला मतलब क्या, तो बस थोड़ा सा राइटर डिटेल में बता देता है कि इन कला में शामिल है बहुत सारी प्रतिमाएं, कई सारी मूर्तियां मिलती है सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों से, चाहे भारत के नगर हो, चाहे आपके वर्तमान पाकिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता के नगर हो। इन दोनों ही जगह से जितनी भी साइट्स हैं वहां पे हमें कई सारी प्रतिमाएं मिली हैं, मूर्तियां मिली हैं। मोहरे, मोहरे मतलब जो सील है। अब यहां पर थोड़ा सा मोहर को ध्यान रखना, मैंने पहले भी बताया था, मोहर मतलब करेंसी नहीं है, ओके, कॉइन नहीं है, इसको हम ट्रेड के पर्पज से यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन सामान लेन देन में नहीं, बल्कि सिक्योरिटी के लिए, अपने आइडेंटिफिकेशन के लिए इसको हम यूज करें। मुहर या सील, अगर आप जाइए किसी ऑफिस में तो वहां पर बोलते हैं ना, इस पे सील लगा दिया है। सील मतलब कि एक आपने वो छाप दे दिया कि हम इसको अपने रूप से ऑफिशियली मान्यता दे रहे हैं। तो इसी तरह सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्योंकि व्यापार करते थे, नेशनल इंटरनेशनल, हालांकि नेशनल जैसा कोई कंसेप्ट नहीं था, लेकिन हाँ फिर भी क्षेत्रीय विदेशी रूप से व्यापार करते थे। और जब ये बड़े लेवल पर व्यापार कर रहे हैं तो अपने व्यापार की वैधता, सिक्योरिटी के लिए जब पैक करते थे, उसको सील करते थे, तो उसमें मुहर लगाया जाता था, छाप मारा जाता था। ओके, तो वो कई सारी इस तरह की मुहरें हमें मिलती है इन सभी क्षेत्रों से। ये भी क्या है, मुहर एक कला का नमूना है। ठीक है, मिट्टी के बर्तन मिले हैं, अनेकों मिट्टी के बर्तन मिले हैं, अलग अलग प्रकार के बर्तन मिले हैं, सादे बर्तन, चमकीले बर्तन, उन सब की हम बातें करेंगे। और वो सारे बर्तन हर जगह मिल रहे हैं, जितने भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट्स हैं, उन सभी साइट्स पर हमें वो उस टाइप के बर्तन मिलते हुए दिखाई देते हैं। आभूषण मिले हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे काफी फैशनेबल थे, फैशन करना उन्हें अच्छा लगता था। इवन अगर आपने वो मूवी देखी होगी मोहनजोदारो, उसमें देखा है उनका ड्रेसिंग सेंस, ठीक है,
तो वो एक्चुअली रियलिटी को शो करते हैं। और वहां पर वो बताया जा रहा है कि उन लोग को फैशन की समझ थी, अलग अलग हेयर स्टाइल करना, लिपस्टिक लगाना, अलग अलग तरह के कपड़े पहनना, आभूषण पहनना, और मेल फीमेल दोनों करते थे, महिला पुरुष दोनों ही ये सब साज श्रृंगार करते थे। तो उस समय के कई सारे हमें आभूषण मिले। आभूषण बनाने की भी क्या है, एक कला है। ओके, पकी हुई मिट्टी की मूर्तियां, यानी वो मिट्टी की मूर्तियां बनाते थे। हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता की जो मिट्टी की मूर्ति थी वो बहुत ज्यादा हम बोलेंगे बहुत परिपक्व स्थिति में नहीं थी, लेकिन हाँ फिर भी वो लोग मिट्टी की मूर्तियां बड़ी संख्या में बनाते थे। तो ये सारे कला के जो नमूने हैं इन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है, और यही हमें मिलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। और ये कला परिपक्व अवस्था में कब पहुंच रही है, तीसरी सहस्त्राब्दी के उत्तरार्ध में। ओके, सभी के समझ में आ गया किस रीजन से मिल रही है वो भी हमने देख लिया। आप पिक्चर्स में देखना चाहे तो देख सकते हैं, ये देखो यही तो है, क्या बोल रहा है, मिट्टी के बर्तन मिल रहे हैं, मूर्तियां मिल रही हैं, मोहरे मिल रहे हैं, यही सब क्या है, इसकी कला है। एक एक करके हम सबको स्टडी करेंगे। ओके, इस कला के कलाकारों की उच्च कोटि की कलात्मक सूझबूझ और कल्पना शक्ति मनुष्य और पशुओं की मूर्तियों में स्वाभाविक रूप से दिखाई देती है। अब बोल रहे हैं कि ये जो भी निर्माण किया जा रहा है ना, ये निर्माण करने वालों की जो एक सोच थी, जो उनकी ऑब्जर्वेशन पावर थी, वो बिल्कुल पीक लेवल पर जा चुकी थी। कैसे पीक लेवल पर जा चुकी थी, थोड़ा सा इस पिक्चर को देखिए। आप देख रहे हैं, केवल इसको अगर आप देखोगे तो जिसने भी इस मूर्ति को बनाया है कितना फोकस किया है दाढ़ी पे, है ना। देख रहे हो आप, एक एक लाइन यहाँ पे प्रॉपर ड्रॉ किया गया है। जैसे आज अलग अलग तरीके से कट लगवा के आते हैं ना, एक कट दो कट यहाँ पे प्रॉपरली, ठीक है। भाव भंगिमा पे बहुत ध्यान दिया गया है। ये देखिए, इसको एक शॉल पहनाया गया और शॉल पे जो डिजाइन है उसको कैसे उकेरा गया है। तो यही है, बात कर रहा है इसी की कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो कलाकार थे ना, वो ऐसे एवरेज नहीं थे, वो अपने पीक पर जा चुके थे। तो इन कलाकारों की उच्च कोटि की कलात्मक सूझबूझ और साथ में जो उनकी कल्पना शक्ति थी वो सब दिखाई दे रही है किसमें, जितनी भी आप मूर्तियां देखें, चाहे मनुष्यों की मूर्ति देखें, चाहे पशुओं की मूर्ति देखें, जो उनके अंगों को दर्शाया गया है जिस सटीकता के साथ। मतलब एक तो आपको बोले, मेरे को बोले कोई जानवर बनाओ तो मैं ऐसे बना दूं, ये लो जी बन गया जानवर, है ना। ओके, ऐसा करके कुछ ये बन गया हमारा जानवर। और एक किसी व्यक्ति को बोलो कि भाई वो जानवर बनाए, तो वो प्रॉपरली अब उसको ड्रॉ कर रहा है, ठीक है। मतलब एक एक तरीके से वो दर्शा रहा है, उसके एक एक अंगों को दर्शाया जा रहा है, समझ में आ रहा है। तो दोनों ही एक ही चीज को शो कर रहे हैं, एक जानवर को ही दर्शा रहे हैं, लेकिन इसकी जो कलात्मकता अभिव्यक्ति है वो ज्यादा ही व्यवस्थित है ना। तो वो हमें सिंधु घाटी सभ्यता के कलाकारों में दिखाई दिया कि किस तरीके से ये बहुत ही स्वाभाविक रूप से इन कला को बाहर उकेर कर ला रहे हैं। और वो कैसे दिखाई दे रहे हैं, मनुष्यों जानवरों की अंगों की जो बनावट है उसमें वो साफ से दिखाई दे रहा है। तो एवरेज नहीं थे ये अपने पीक पर जा रहे थे। बस ये, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इस सभ्यता के दो प्रमुख स्थल हमें दिखाई देते हैं, ये हम ऑलरेडी पढ़कर आ चुके हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो दो फेमस साइट है वो कौन से, एक है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है, ठीक है। अब इन दोनों साइट का इतना फेमस होने का क्या रीजन है, इसलिए क्योंकि ये सिंधु घाटी सभ्यता के दो महत्वपूर्ण बड़े नगर थे और विकसित नगर थे, ठीक है। और हमारे लिए क्यों ये इतने इंपॉर्टेंट हो गए, क्योंकि जो हमारा पहला एविडेंस मिला सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, जो हमें पहली जानकारी मिली ब्रिटिशर्स को मिली थी, तब पाकिस्तान भारत का हिस्सा था, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आ रहा था। तो पहला एविडेंस हमें कहां से मिला, हड़प्पा नामक स्थान से मिला, ठीक है। और हड़प्पा नामक स्थान में ही हमें पहली बार पता लगा कि नीचे कोई नगर बसा हुआ है। तब तक हमें पता ही नहीं था कि एक सभ्यता है प्रॉपर, हमें लगा एक नगर है, ठीक है। हड़प्पा नगर मिला और बाद में हमने इसी वजह से इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा। तो इस वजह से हड़प्पा का इंपॉर्टेंस है। दूसरा मोहनजोदारो, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितने भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट हैं पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, उसमें सबसे बड़ा जो साइट है वो यही है मोहनजोदारो। मैं पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात कर रही हूँ। अगर केवल भारत की बात करें तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा कि वर्तमान में हमारा जो भारतीय क्षेत्र है, इंडियन टेरिटरी है, इसमें सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप लोग मुझे आंसर देंगे सारे बच्चे, ठीक है। ऑलरेडी मैंने बता रखा है अपनी क्लास में, प्रीवियस जो हमारे लेक्चर्स हुए थे एंशिएंट के। चलो अभी वापस आते हैं। तो बस राइटर ये बोलते हैं कि ये दो इंपॉर्टेंट साइट थे जिनके बारे में आप बार बार पढ़ते हैं,
ये दोनों साइट प्रेजेंट डे कहां पर है? इंडिया में नहीं है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट थे, लेकिन ये कहां पर है प्रेजेंट डे? पाकिस्तान में सिचुएटेड है। तो इस सभ्यता के दो प्रमुख स्थल जिनका नाम है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये दो नगर जो है ना, इसको जिस सुंदर तरीके से नियोजित किया गया है वो अपने आप में दिखाता है इनकी कलात्मक उत्कृष्टता को, कि कितने ज्यादा कलात्मक रूप से ये आगे बढ़ चुके थे। अगर इन दोनों नगरों को आप देखोगे ना, इन दोनों नगरों को क्या बाकी नगर भी काफी अच्छे से बनाए गए थे। ओके, तो अगर आप सिंधु घाटी सभ्यता के इन दो नगर को एग्जाम्पल मानकर लेकर चलो तो आपको पता लगता है प्लान्ड मैनर में नगर बसाए गए थे। जैसे आज आप चंडीगढ़ जाओ, बहुत सारे इंडिया की ऐसी सिटीज है जिनको प्लानिंग से बसाया गया है, बहुत सुंदर व्यवस्थित रूप में वो हमें दिखाई देते हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही हड़प्पा मोहनजोदड़ो को आप देखोगे तो प्लान्ड मैनर में बसाया गया इस तरीके से कि हर ग्रिड प्रणाली पर आधारित हर रोड एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे कट करती हुई नजर आती है। ठीक है, और इस तरह से रोड बनाई गई थी कि बीच में जो ब्लॉक्स पड़ते थे ना, यहाँ पर लोगों के घर आते थे। ठीक है, हर घर से एक नाली निकलती थी और ये घर की जो नालियां होती थी रोड के किनारे की मेन नाली से जुड़ी होती थी। इस नाली को ढककर रखा जाता था और आगे मेन होल बनाया जाता था। घर जो है पक्की हुई मिट्टी के, पक्की ईंटों के बनाए जाते थे। हर घर के आंगन में कुआं होता था। तो जो एक प्लान मैनर में चीजें बनाई जा रही थी, बसाई जा रही थी, प्लस इस पूरे के पूरे नगर का भी दो हिस्सा होता था, एक ऊपरी हिस्सा, एक निचला हिस्सा। ऊपरी हिस्से में व्यापारी, पुरोहित, वर्चस्वशाली वर्ग रह रहे थे और निचले हिस्से में आम जन रहते थे जो खेतीहर होंगे, मजदूर होंगे, अन्य व्यवसायों से जुड़े होंगे। यहां से प्रोडक्शन यहां जाता था और यहां पर मार्केट हुआ करता था। ओके, और सिंधु घाटी सभ्यता में कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि कुछ लोगों का ग्रुप या वर्ग वो शासन करता था। ओके, तो वापस आ जाइए स्टोरी से अपने चैप्टर पर। राइटर बस यही बोलता है कि ये जो दो इंपॉर्टेंट सिटीज है ना, हड़प्पा मोहनजोदड़ो, इसकी जो बनावट है वो अपने आप में एक विशेषता है, कलात्मक विशेषता। इस लेवल का सिटी बना देना, नगर बना देना, वो भी आज से कितने हजार, लगभग 4000 साल से भी ज्यादा हो गए, 4500 साल पूर्व इस तरीके का नगर बसाना जो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इन नगरों की जल निकासी की व्यवस्था अत्यंत विकसित थी। मतलब इनसे तो हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। हिस्ट्री पढ़ने के बहुत बेनिफिट्स होते हैं। ये देखो, आज दिल्ली में देखा आपने, अभी रिसेंटली बारिश जब हुई थी इस साल, कैसे आधा दिल्ली डूबा हुआ पड़ा था, है ना। और ऐसे हमारे देश के बहुत सारे ऐसे नगर हैं जिनका ये हाल होता है। ड्रेनेज सिस्टम इतना खराब है कि थोड़ी सी बारिश में डुबकियां मारने लग जाती हैं सिटीज। लेकिन आप जाइए, इनकी देखिए जल निकास प्रणाली इतनी व्यवस्थित थी, इनका ड्रेनेज सिस्टम इतना परिपक्व था, सैनिटाइजेशन यानी स्वच्छता पर इनका बहुत ज्यादा ध्यान था। तो सफाई है, जल निकास प्रणाली है, ये इनकी कला ही है ना, कला ही तो है इस तरीके से बनाना, आर्किटेक्ट करना। ओके, इसके अलावा बाजार, भंडार घर, कार्यालय, सार्वजनिक स्नानागार, ये सब अत्यंत व्यवस्थित रूप से बनाए हैं। जैसे वन बाय वन हम सबको देखें, बाजार, इन्होंने अपना एक पूरा मार्केट बना रखा था कि ये लोअर टाउन है, ये अपर एरिया है, यहाँ बड़े वर्चस्वशाली लोग रहेंगे, यहाँ आम लोग रहेंगे, यहाँ से प्रोडक्शन होके यहाँ मार्केट में जाएगा, ये पूरा मार्केट होगा, यहाँ पर खरीद बिक्री होगी। आप समझ पा रहे हैं, एक प्रॉपर मार्केट बना रखा था। हर एक सिटी में आपको ये देखने को मिलता है इंडस वैली सिविलाइजेशन में। भंडार घर बनाए हुए थे, इनको पता था कि भाई कभी कभी अकाल पड़ सकता है, सूखा पड़ सकता है, कोई रोग हो सकता है, ऐसी स्थिति में अन्न की कमी हो सकती है, तो क्यों ना हम अन्न को स्टोर करें, है ना। और उस समय कोई सरकार तो थी नहीं, कोई राजा महाराजा सिस्टम तो था नहीं, तो जो वर्चस्वशाली लोगों का वर्ग था ना, उसी वर्ग ने बड़े बड़े क्या बना रखे थे, ग्रेनरी बना रखे थे, अन्नागार बना रखे थे। और उस अन्नागार में वो लोग फूड स्टोर करते थे, अनाज को स्टोर करके रखते थे। तो वो अन्नागार खुद अपने आप में एक कला को प्रदर्शित कर रही है कि वो एक स्टोरेज के लिए बनाना। ओके, इसके अलावा कार्यालय, मतलब ऐसा हमें कुछ पिलर्स मिलते हैं और वो जो पिलर्स है वो दिखा रहा है कि कभी उस पिलर की छत भी होगी और वो एक सभागार होगा और वहां पर लोग इकट्ठे होते होंगे, या जो वर्चस्वशाली वर्ग होंगे वो लोग इकट्ठे होते होंगे, उनकी सभाएं होती होंगी, म्यूचुअल डिस्कशन होता होगा और किसी चीज पर फाइनल डिसीजन लिया जाता होगा। तो एक प्रॉपर वो व्यवस्थित जगह बना रखी थी डिस्कशन के लिए। ओके,
सार्वजनिक स्नानागार, यानी कि ये स्पिरिचुअल भी थे, इनके द्वारा बहुत सारी ऐसी बोल सकते हैं धार्मिक गतिविधियां की जाती थी, और उसका हमें कैसे पता लगता है, तो हमने बहुत बड़ा सा सार्वजनिक स्नानागार देखा मोहनजोदाड़ो में, सबको पता है ना, ग्रेट बाथ जिसे हम बोलते हैं। तो वो स्नानागार देखकर, मोहनजोदाड़ो मूवी में भी आपको देखने को मिलेगा, पूरा सॉन्ग जो है उस पर शूट किया गया कि किस तरीके से उसमें जाते नहाते, चारों ओर उसके रूम बने हुए थे। तो वो जो सार्वजनिक स्नानागार बनाया गया है सभी के नहाने के लिए, और वो किसी स्पिरिचुअल पर्पज से कि कुछ ऐसे रिचुअल होंगे जिसमें सब लोग, कोई एक दिन होगा जिस दिन इकट्ठे होके नहाते होंगे, कोई एक धर्म से जुड़ी गतिविधि होती होगी, ठीक है। उस स्नानागार को बनाना, उतरने के लिए दोनों तरफ से सीढ़ियां, उसकी सफाई के लिए होल बनाना, किस तरीके से उसका बेस बनाया गया, बॉटम बनाया गया ताकि लीकेज ना हो, वो सारी क्या है, कला ही तो है। उस समय के लोगों में इस तरह की कलात्मक सोच होना बहुत बड़ी बात है। तो बस यही बोल रहा है कि ये जो दो नगर है ना, वो इन चीजों को हाईलाइट करते हैं, और ये सब इतनी व्यवस्थित रूप से होना ही सिंधु घाटी सभ्यता की कलात्मक परिपक्वता को दर्शाता है। ओके, कुछ अन्य महत्वपूर्ण स्थल भी मिले इंडस वैली सिविलाइजेशन के। नंबर ऑफ साइट्स तो बहुत सारे हैं, ठीक है। अभी हो सकता है कल को कोई और साइट मिल जाए जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है, ठीक है। तो अभी सारे एक्सकेवेशन हुआ नहीं है, सारी खुदाई हुई नहीं, क्योंकि खुदाई जो होती है ना बहुत ही महंगी होती है, इसमें ह्यूमन जो फोर्स है बहुत ज्यादा, मतलब लेबर जो है ना वो बहुत ज्यादा लगता है इसमें, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है। तो कुछ अन्य महत्वपूर्ण स्थल जैसे कि लोथल है, धौलावीरा है, किधर पड़ता है जी, गुजरात में पड़ता है। राखीगढ़ी है, किधर पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है। रोपड़ पड़ जाता है पंजाब में। कालीबंगा पड़ जाता है राजस्थान में। तो ये कुछ और इंपॉर्टेंट फेमस साइट है। इन साइट्स का नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अगर हमने ओवरऑल बात किया तो हड़प्पा मोहनजोदाड़ो, लेकिन प्रेजेंट डे वो पाकिस्तान में है। अगर इंडिया का जो हमारा टेरिटरी है उसकी इंपॉर्टेंट साइट्स की बात करें तो उसमें हमें ये दिखाई देते हैं, कौन, लोथल है, धौलावीरा है, राखीगढ़ी है, रोपड़ है, कालीबंगा है। ये सब हमारे वर्तमान में भारत में स्थित महत्वपूर्ण स्थल है, और उन सब में भी आपको ऑलमोस्ट यही व्यवस्था दिखाई देती है, कुछ एक दो एक्सेप्शंस को छोड़कर, ठीक है। तो बस राइटर ये बातें बताते हुए आगे बढ़ रहा है। सबसे पहले राइटर ने बताया कि किस समय कला का व्यवस्थित रूप दिखाई दिया। कला मतलब क्या कला दिखाई दे रही है, तो हमने देखा मूर्ति कला है, मुहर बनाने की कला है, नगरों का सुनियोजित विकास जो हुआ है वो हमें दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अन्य काफी सारी चीजें जैसे आभूषण है, ये सब दिखाई देता है। फिर उसने बोला कि कहां से हमें कला मिल रही है, किन जगहों से, तो हमने उन जगहों को हाईलाइट कर दिया कि ये सारे इंपॉर्टेंट सिटीज है, साइट्स हैं जिसमें हमें कला के ये सब व्यवस्थित रूप दिखाई दे रहे हैं। चलो जी आगे बढ़ जाते हैं। अब एक एक करके राइटर यहाँ पर सबको बताएगा। छोटा सा चैप्टर है, मैं भी ज्यादा टाइम नहीं खींचूंगी, फटाफट इसको कंप्लीट करते हैं एक एक करके कि किस तरह की जो कलाएं हैं ना उनको, जिसको अभी हमने पढ़ा है, वो किस तरीके से हमें दिखाई देती है। सबसे पहले बात कर रहा है कि पूरी सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी साइट्स मिले हैं, पूरे सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी नगर मिले हैं उन नगरों में हमें पत्थर की मूर्तियां दिखाई देती हैं। पत्थरों को जो तराश के बनाई जाती मूर्तियां, स्टोन्स की। ओके, तो कौन कौन से पत्थर की मूर्तियां किस तरीके से मिलती हैं, तो हड़प्पाई मूर्तियां, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मूर्ति बड़ी संख्या में बनाते हैं। वो मूर्तियां पत्थर की भी हो सकती थी, कुछ मूर्तियां मिट्टी की भी मिली हैं, और कुछ मूर्तियां मेटल यानी कांसे की मिली है। हड़प्पा सभ्यता को हम ब्रॉन्ज एज एरा भी कहते हैं, या फिर इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहला मेटल जो इंट्रोड्यूस हुआ था वो क्या हुआ था बच्चों, तांबा, या फिर जिसको आप क्या बोलते हैं, कॉपर बोलते हैं। ये कब हमें दिखाई देता है, नव पाषाण के बाद नियोलिथिक के बाद से, जिसको हम बोलते हैं चाल्कोलिथिक टाइम पीरियड, ठीक है, 3000 के आसपास। इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे ना वो एक स्टेप आगे निकल गए। उन्होंने इस तांबे में एक नया मेटल मिलाया जिसको बोला गया टिन, और इससे जो मेटल बना उसको क्या बोला, कांसा। ये भी तो एक कला ही है ना, कि ये लोग इतने स्मार्ट थे कि इनके जो कलाकार थे उनको ये पता था कि तांबे को कितने ताप पर पिघलाना है, टिन को कितने ताप पर पिघलाकर मिलाना है, और मिलाकर कितने ताप पर एक नया मेटल बनाना है जिसका नाम था कांसा। ओके, नेचुरल नहीं मिलता है, इसको बनाया गया। ओके, तो ये जो कांसा है ना वो हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड में बनता हुआ दिखाई दिया, और इसका प्रयोग करते थे ये लोग मूर्तियां बनाने में। तो यहाँ पर राइटर यही बोलता है कि इस समय पत्थर की मूर्तियां भी मिलती हैं, मिट्टी की मूर्तियां भी मिलती हैं, और धातु यानी कांसे की मूर्तियां भी मिलती हैं, लेकिन संख्या की दृष्टि से काफी कम है।
बहुत सारी मूर्तियां नहीं मिल रही सिंधु घाटी सभ्यता में। अगर हम नंबर्स काउंट करें तो जितनी बड़ी सभ्यता थी उतनी बड़ी संख्या में मूर्तियां नहीं है। लेकिन अगर हम इन मूर्तियों की कला देखें, इनको जो बनाने की उत्कृष्टता है वो देखें, आर्ट को अगर हम देखें कि आपने 50 पूड़ियां बना दी हैं और एक भी आकार प्रकार फूलने में ठीक नहीं है, और आपने 5 ही पूड़ियां बनाई है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे से फूला है, तो कलात्मक कहाँ है? यहाँ है ना 5 में, तो संख्या में तो बहुत नहीं है। लेकिन अगर हम कलात्मक रूप से देखें तो उच्च कोटि के हैं, मतलब यहाँ पर पीक दिखाई देता है। हालांकि जो पत्थर की मूर्तियां हैं त्रिआयामी रूप से, वो एक उत्कृष्ट कला को दिखा रहा है कि पत्थर की 3 डायमेंशनल मूर्ति बनाना, मतलब उसको तराश तराश के इस तरह से एक मूर्ति में कन्वर्ट कर देना, वो अपने आप में हमें पहली बार एक कला के रूप में दिखाई दिया। यहीं से ये व्यवस्था आएगी कि किस तरह से कोई त्रिआयामी वस्तु बनाई जा सकती है। ठीक है, तो ये इनकी एक उत्कृष्टता दिखाई देती है कि पत्थर को तराश के 3 डायमेंशनल एक मूर्ति उसमें से उकेर देना, निकाल देना, एक बहुत बड़ी कला थी। ठीक है, पत्थर मूर्ति में हमें 2 महत्वपूर्ण मूर्तियां दिखाई देती हैं। 2 पुरुष की प्रतिमाएं बहुचर्चित है, जो पत्थरों को काट के तराश के बनाया गया है, जिसमें एक लाल चूना पत्थर पर बना हुआ पुरुष का धड़ है। ये वाला हिस्सा नहीं है, केवल यहां से यहां तक वाला हिस्सा है। बनाया ऐसा नहीं गया होगा, डैमेज हो गया। मैंने बोला ना 4500 साल पहले का पुरातात्विक साक्ष्य है, कैसे बचेगा भाई, है ना, खत्म हो जाएगा। तो बस ये बोल रहा है कि एक तो जिसमें पुरुष का धड़ मिल रहा है, ऐसी पत्थर की हमें बोल सकते हैं कि उत्कृष्ट कला को दर्शाने वाली ऐसी पत्थर की मूर्ति है। वैसे तो बहुत सारी पत्थर की मूर्तियां हैं। और दूसरा जिसमें सेल खड़ी की बनी दाढ़ी वाले पुरुष की आवक्ष मूर्ति है, ये वाली मूर्ति की बात कर रहे हैं, जिसमें हमें केवल ये वाला हिस्सा मिलता है। ठीक है, तो ये अपने आप में कला की उत्कृष्टता को दर्शाता है। पूरी जब आप बुक पढ़ेंगे एनसीईआरटी 11th क्लास की फाइन आर्ट की, तो वहां पर ना इस व्यक्ति को पूरे एक पेज में डिफाइन किया गया। आप पढ़ोगे, मुझे जरूरत नहीं लगा कि मैं उसको यहाँ पर लेकर आऊं और खाली में हम नंबर ऑफ स्लाइड्स बढ़ाएं, कोई जरूरत नहीं है। उसमें बता रखा है इसके बारे में, कला के बारे में, कि किस तरह से व्यवस्थित रूप से जो केश सज्जा है, जो दाढ़ी को सजाया गया, वो दर्शाया गया है। उस समय के लोग जैसे फैशन करते थे ना, उसको एक्चुअली उसी फॉर्म में उकेरा गया है, वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये शॉल के बारे में बताया गया है कि किस तरह से दिखा रहा है ये शॉल अपने आप में उस कला, उस समय का फैशन, कि शॉल ओढ़ा जा रहा है, उस पर ये जो नक्काशी की गई है ये दर्शाया जा रहा है। तो इसी को आधे पेज में वहां पर डिफाइन किया गया, आप वहां से पढ़ लेंगे, बहुत बेसिक है, उसमें कुछ ऐसा लर्न करने जैसा नहीं है। तो ये पत्थर की मूर्तियों के बारे में बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पत्थर की मूर्तियां बनाते थे, त्रिआयामी 3 डायमेंशनल जो है वो मूर्तियां बना रहे थे। पहली बार इस तरह की 3 डायमेंशनल जो वस्तु बन रही है वो यहीं से निकल कर आ रही है। उसके बाद से बता रहा है कि 2 फेमस जो हमें मूर्ति दिखाई देती है पत्थर की, एक जिसमें धड़ है, किससे बना हुआ है, लाल चूला पत्थर, और दूसरा जो है ये वाला हिस्सा है अवक्ष, जिसमें हमें दिखाई दे रहा है दाढ़ी वाला पुरुष, जो किसी सेल खड़ी से बना हुआ है। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, कांसे की ढलाई। पत्थर की मूर्तियों के साथ साथ सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कांसे को ढालकर, मतलब तांबा और टिन को मिलाकर जो कांसा बनाते थे, उस कांसे से अलग अलग प्रकार की वस्तुएं बना रहे थे। जैसे कांसे के औजार भी बन रहे थे, कांसे के बर्तन भी बन रहे थे, और कांसे की मूर्तियां भी बन रही थी। अब जो कांसे की मूर्तियां बन रही थी ना, उसमें सिंधु घाटी सभ्यता के कलाकारों ने एक नई तकनीक का प्रयोग किया था। ओके, मोम पद्धति, मैं भी आपको बताऊंगी, बहुत ही अच्छी टेक्निक थी। बहुत मतलब सोचने वाली बात है कि उतने समय पहले वो लोग इतने एक्टिव थे, इतना उनके अंदर कलात्मक गुण था। अभी हम जानेंगे। तो हड़प्पाई लोग बड़ी प्रवीणता के साथ कांसे की ढलाई करते थे, काफी कुशल थे वो कांसे की ढलाई करने में। इसके लिए वो एक अनोखी तकनीक का प्रयोग करते थे। वो पूरी तकनीक तो यहाँ मैं नहीं लिख कर लाई, कोई मतलब नहीं था, क्योंकि अननेसेसरी क्यों हमें स्लाइड्स बढ़ाना है। मैं आपको समझा देती हूँ वो तकनीक क्या थी, आपको बुक से पढ़ना है, पढ़ लीजिए, वही है जो मैं आपको बता रही हूँ। और वो जो तकनीक थी ना, उसका प्रयोग करके वो मनुष्यों, जानवर, दोनों की मूर्तियां बनाते थे। अब तकनीक क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मोम, वैक्स, सभी को पता है ना,
आपने बहुत सारे ऐसे क्या बोलते हैं क्राफ्ट वगैरह देखे होंगे यूट्यूब पे, कभी देखना, जिसमें मोम की चीजें बनानी सिखाई जाती है कि मोम से कैसे आप फ्लावर्स बना सकते हैं, पॉट बना सकते हैं, बहुत सारी चीजें, कैंडल्स खुद भी बना सकते हैं जो मोम है पुरानी बची उसको पिघलाकर। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मोम से परिचित थे और वो मोम से ही अलग अलग प्रकार की मूर्तियां बनाते थे। जैसे मोम को पिघलाकर उन्होंने उससे कोई जानवर की प्रॉपर आकृति बना दी, मनुष्य की आकृति बना दी, कुछ भी बना दिया। ठीक है, मान लो ये एक मनुष्य की आकृति मोम को पिघला के उन्होंने बना दिया इस तरीके से। ठीक है, अब ये जो मोम का सूख गया ना, ये आकृति बन गई, इस मोम के मनुष्य की आकृति पर उन्होंने गीली मिट्टी का लेप बनाया और पूरा लेप जो है चारों ओर से छाप दिया, ये पूरा छाप दिया लेप। ठीक है, और लेप छापने के बाद इसको सुखाया। जब वो सूख गया, सूखने के बाद से इस, अब तो ये ठोस हो गया ना, थोड़ा ठोस हुआ है सूख कर। जब ये ठोस हो गया तो जो आग जलाई जाती थी ना भट्टी वट्टी, उसमें इसको डाल दिया गया। डाल दिया तो ये पूरी मिट्टी पक गई, जैसे पत्थर पक जाता है, ईंट पकती है, वैसे ये मिट्टी पक गई। दिए पकाते हैं ना, गीली मिट्टी का बना के सुखा के पकाते हैं, तो बाहर का पक गया और अंदर तो मोम पिघल गया होगा, लेकिन क्या करना है, मिट्टी के अंदर है ना, तो अंदर पिघला हुआ मोम जो था, इन्होंने जब ये बाहर का पूरा पक गया तो एक छेद करा इसमें। छेद करते ही मोम पूरा उधर से आ गया बाहर, और जहां से मोम बाहर आया उसी रास्ते से इन्होंने कासे को पिघलाकर अंदर भर दिया। ठीक है, और अंदर भरने के बाद से वो कासा वहां पे जाकर, पूरा खोखला था ना ये मिट्टी का, अंदर जाके शेप ले लिया। शेप लेने के बाद मिट्टी को ऊपर से तोड़ दिया, और जब वो मतलब वो ठोस हो गया, तोड़ दिया, तोड़ने के बाद से मूर्ति निकल गई तो उसको तराश वराश के क्या बना दिया, मूर्ति बना दी कासे की, है ना। तो ये जो तकनीक थी, इस टेक्निक का यूज कर रहे थे आप। आई होप आप समझ पाएंगे जो मैं आपको समझाने की कोशिश करी थी। किताब में यही लिखा हुआ है, एक पेज में पूरा भर के आप जाके पढ़ लीजिएगा, यही बात बोल रहा है। ठीक है, तो कि मनुष्य और जानवर दोनों का ही प्रयोग कर, दोनों की मूर्तियां बनाई जा रही है, किससे, कासे की ढलाई की करके, या कासे से मूर्तियां बना रहे, इस टेक्निक का यूज करके। मानव मूर्ति का सर्वोत्तम नमूना है एक लड़की की मूर्ति। ये कासे की नर्तकी की मूर्ति है कि जो डांसर है उसकी एक ब्रॉन्ज में मूर्ति बनाई गई है, बकायदा कमर पे हाथ रख के इस तरह का, और ये एक उत्कृष्ट नमूना है। अगर आप इसको कला की दृष्टि से देखेंगे तो अपने आप में बहुत ही मतलब एक दिखाई देता है ना किस लेवल की सोच थी उस समय के जितने भी कलाकार थे। ठीक है, तो मानव मूर्ति का सर्वोत्तम नमूना एक लड़की की मूर्ति, जिसे नर्तकी के रूप में जाना जा रहा है। जानवर की मूर्तियों में जो बेसिकली हमें दिखाई देते थे, भैंस और बकरी की मूर्तियां विशेष रूप से दिखती हैं। तो पत्थर की मूर्ति सबसे पहले देखा हमने कि बड़े लेवल पर बनाया जा रहा है, और उनमें दो फेमस जो मूर्तियां हैं, सर वाली, धड़ वाली। ओके, फिर हमने देखा मेटल वाले, तो मेटल में एक स्पेसिफिक टेक्निक यूज की जा रही है, उसके बारे में हमने जाना। और इसमें जो फेमस है वो ये मूर्ति है, कासे की नर्तकी की मूर्ति। इसके अलावा जो जानवर में है भैंस बकरी, वो हमें ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट मृद मूर्तियां, यानी कि टेराकोटा। मृद मूर्तियां मतलब मिट्टी की मूर्तियां। ये लोग मिट्टी की मूर्तियां भी बनाते थे, हालांकि जो इनकी मिट्टी की मूर्तियां थी ना, वो इतनी अच्छी नहीं बनाते थे। जैसे ये धातु की मूर्ति बहुत अच्छी बना रहे, पत्थर की मूर्ति बना रहे बहुत अच्छी, उस हिसाब से मिट्टी की मूर्तियां उस लेवल की नहीं बनाते होंगे। उसके पीछे ऐसा नहीं होगा कि इनके कलाकारों का आता नहीं, कई सारे रीजन होते हैं, जैसे कि यूज करने वाले बहुत ज्यादा नहीं होंगे, लोग बहुत उसका यूज नहीं करते होंगे, इसलिए ये भी उसकी उस लेवल की उत्कृष्टता पर ध्यान नहीं देते होंगे। ठीक है, तो मृद मूर्तियों की बात करें, मिट्टी की मूर्तियां या टेराकोटा, तो इनके द्वारा मिट्टी की मूर्तियां बनाई जाती थी, लेकिन वो कांसे और पत्थर जितनी बढ़िया नहीं होती थी। ठीक है, उतने अच्छे लेवल पर नहीं बनाई जाती थी। जैसे कांसे की मूर्तियां या पत्थर की मूर्तियों में जो उत्कृष्टता दिखाई दे रही है, जैसे आपने देखा प्रॉपर शेप वेप ये सब देना, वो मिट्टी की मूर्तियों में नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, इनमें मात्र देवी की प्रतिमाएं अधिक उल्लेखनीय है। हालांकि कालीबंगा और लोथल की नारी मूर्तियां हड़प्पा मोहनजोदड़ो में पाई गई मात्र देवी की मूर्तियों से थोड़ी सी अलग है। जो मिट्टी की मूर्तियां है ना, उसमें सबसे ज्यादा हमें क्या दिखाई दे रहा है, मात्र देवी की मूर्तियां, यानी कई सारी स्त्रियों की मूर्तियां दिख रही हैं। और वो दिखा रहा है कि इतनी सारी स्त्रियों की मूर्तियां मिलने का मतलब क्या, कि शायद ये लोग इनको देवी मानकर पूज रहे हैं। तो मिट्टी में बहुत सारी स्त्री मृद मूर्तियां मिलती हैं। और एक चीज और राइटर ये बता रहे हैं कि ये वेरी भी कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह, जैसे कि कालीबंगा और लोथल में जो हमें स्त्री मृद मूर्तियां मिली हैं,
वो थोड़े से अलग लेवल से बनाई जा रही है कंपेरेटिवली हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पाई गई मातृ देवी की मूर्तियों से। ठीक है, मिट्टी की मूर्तियों में कुछ दाढ़ी मूंछ वाले पुरुषों की भी छोटी छोटी मूर्तियां मिल रही हैं मिट्टी की मूर्तियों में। तो केवल ये मात्र देवी नहीं, हमें लगता है कि पितृ देवता यानी कि जो पुरुष देव होते थे उनकी भी प्रतिमा बना रहे हैं और उनको पूज रहे हैं, ऐसा हमें लग रहा है। ठीक है, उनको देखते हुए कि मात्र देवी तो बड़ी संख्या मिल ही रहे, कुछ छोटे छोटे पुरुषों की भी मूर्तियां मिल रही है दाढ़ी वाले। इसके अलावा एक सींग वाले देवता का मिट्टी का मुखौटा भी मिला है। एक सींग वाले एक देवता है, उनका हमें जो मुखौटा मतलब कि केवल इस तरह से फेस मास्क टाइप का मिला है, वो मिट्टी का बना हुआ। ठीक है, आगे बोल रहा है इसके अतिरिक्त मिट्टी की बनी पहिएदार गाड़ी, ये सब खिलौने होते थे, पहिएदार गाड़ियां, सीटियां, छोटे छोटे पशु पक्षी आकृति, खेलने वाले जो पासे होते हैं और गिट्टियां, ये सारी चीजें हमें मिलती हैं। तो ये नो डाउट मिट्टी का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर खिलौने वगैरह बनाने में, मनोरंजन के लिए और किस में यूज कर रहे हैं, ज्यादातर स्त्री मृण मूर्तियां बनाने में। कुछ पुरुष देवता की मूर्तियां भी हमें उस फॉर्म में दिखाई दे रही है, लेकिन ये जो सब कुछ बन रहा है ना, ये उस लेवल के उत्कृष्ट नहीं है जितने की पत्थर और धातु की मूर्तियां या अन्य वस्तुएं दिखाई दे रही हैं। अब आ जाते हैं मुद्राएं या मुहर। यहां पर मुद्राएं का मतलब कॉइन मत समझ लेना। ठीक है, कॉइन मतलब होता है कि जब आप ट्रेड पर्पस से लेन देन में उसका यूज कर रहे हो, जैसे कि आपको कोई सामान मुझसे लेना है तो आपने मुझे कोई करेंसी दिया और सामान ले लिया। ठीक है, तो या फिर मुझे आपसे कुछ लेना है इस फॉर्म में, यहां पर उस फॉर्म में यूज नहीं कर रहा है, यहां पे यूज किया जा रहा है ट्रेड में, लेकिन लेन देन में नहीं। एक तरह से सिक्योरिटी वाइज या फिर बोल सकते हैं हम आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां से मिस्र में भेज रही हूँ सामान, बहुत सारा सामान यहां से लाद के मैं मिस्र में भेज रही हूँ ट्रेड के लिए, और जब मेरा सामान यहां से मिस्र में पहुंच रहा है तो बीच रास्ते में जो सामान लेकर जा रहे हैं कुछ निकाल लें, कैसे पता लगेगा? अभी इस लेवल की टेक्नोलॉजी आज से 4.5 साल पहले तो होगी नहीं ना, कि कुछ भी गड़बड़ हुआ तो वहां से पता लग जाएगा, नहीं पता लग पाएगा, है ना। आपने 50 यहाँ से कुछ शर्ट भेजे या कुछ कपड़े भेजे, वहां पर 30 ही पहुंच रहे हैं, वो बोलेगा 30 आएंगे, आप बोल रहे भैया मैंने तो 50 ही भेजा, बिचौलिया बोल रहा है जो तुमने भेजा मैंने ले जाकर दे दिया उन्हें, तो गड़बड़ा जाएगा ना मामला। तो ऐसे में क्या, तो ये लोग क्या करते थे, जो भी इनकी पैकेजिंग होती थी उस पर गीली मिट्टी का लेप लगा देते थे, छापा मार दिया, लेप लगा दिया, और वो गीली मिट्टी रहती थी ना उसी पे अपनी मुहर, चाहे पत्थर की हो चाहे मेटल की हो, ऐसे एक शीट होती थी पत्थर या मेटल की, उस पे खोद खोद के कोई आकृति इन्होंने मान लो बना दी। अब वो जो खुदी हुई आकृति थी ना, ऐसे करके छापा, जैसे ही छापा वो आकृति बनकर सूख गई। अब आपने कुछ भी गड़बड़ किया तो सील टूटी, सील टूट गई तो आप मिट्टी का लेप तो दोबारा लगा लोगे, सील नहीं लगा। अब जैसे ही वहां पहुंचा सामने वाला बोलेगा सील कहाँ गया इसका, सील टूटा यानी तुमने कुछ गड़बड़ किया है। तो इस तरह से क्या होता था ना, थोड़ा सिक्योर हो जाता था ट्रेड। तो मुहर में मुहर का यूज इस तरह से किया जाता था। पुरातत्वविदों को हजारों की संख्या में मुहरें मिली हैं। ये देखिए, ये सारे के सारे इनके सील्स होते थे, जिनमें मुख्य रूप से सेल खड़ी और गोमेद हो गया, चकमक पत्थर, तांबा, कांसा, मिट्टी, अलग अलग फॉर्म के मुहरें हमें मिलते हुए दिखाई देती। मतलब अलग अलग चीजों की इस तरह से मुहर बनाई जाती थी, और अलग अलग आकृति की भी होती थी। ज्यादातर क्या होती थी, चौकोर होती थी, स्क्वायर शेप, या फिर आयताकार यानी कि रेक्टेंगुलर। तो ये दो शेप में हमें ज्यादा मुहरें मिलती हैं। मेसोपोटामिया की बात करें तो वहां पे सिलेंड्रिकल शेप में वो लोग भी ट्रेड करते थे ना, तो उनकी जो मुहर होती थी वो ऐसी होती थी, सिलेंड्रिकल शेप में होती थी, और यहाँ कुछ ऐसे आकृति बनी रहती थी चारों ओर, और उन्हें अपनी मुहर देनी होती थी तो वो ऐसे घुमा देते थे अपनी मुहर को, तो पूरा ऐसे छापा पड़ जाता था गोल घूमते हुए। तो बस ऐसी हमारी मुहर थी, अलग अलग वस्तुओं अलग अलग ऑब्जेक्ट की मुहर बनाई जा रही थी, धातु था, मिट्टी था, ये बता रहा है राइटर। जब इन मुहरों को हम देखते हैं तो कॉमन चीज क्या दिखाई दे रही है कि इनमें कोई ना कोई जानवरों की आकृति बनी होती थी, किसी किसी मुहर में मनुष्य की आकृति भी होती थी, और जनरली इस पर आपको इस तरीके से कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है। जो ये लिखा हुआ था ना, ये थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट या लिपि, जिसको आज तक डेसिफर नहीं किया गया, यानी पढ़ा नहीं जा सका है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लिखना तो जानते थे, लेकिन जो वो लिख कर गए हैं पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट में या फिर भाव चित्रात्मक लिपि में, ये चित्रों के फॉर्म में लिखते थे, पिक्चर्स बना के। ये देखिए, तो पिक्चर फॉर्म में जो इन्होंने लिखा है उसको आज तक पढ़ा नहीं गया है। तो जनरली इनकी जो भी ये मुहर होती थी उसमें एक बड़ा सा आकृति होता था और उसके ऊपर कुछ लिखा जाता था।
ओके ये एक कॉमन चीज है। तो इनमें जनरली जानवर होते थे और ऐसे जानवर ज्यादा होंगे जिनको ये लोग पूजते होंगे, जैसे एक सींग वाला। तो एक सींग वाला सांड, गैंडा, बाघ, हाथी, जंगली भैंसा, बकरा, ये सब पशुओं की आकृति बड़ी संख्या में मिलती हुई दिखाई देती हैं। और कभी कभी पेड़ और मानव की आकृतियां भी हमें कुछ मोहर पर दिखाई देती है, लेकिन जो मेजरली आप ये देखिए इतनी सारी मोहरें हैं, इसमें से बहुत कम होगा जिसमें आपको मनुष्य या पेड़ दिखाई देंगे, ज्यादातर में आपको जानवर दिखाई देते हैं। कुछ कुछ ऐसी भी मोहरें मिली हैं, ये देखिए स्वास्तिक, यानी कि ये ना थोड़े से ज्योमेट्रिकल जो भी है रेखाएं वगैरह वो ड्रॉ करने लग गए थे। आज आप देखते हैं हिंदू फैमिलीज में स्वास्तिक, अभी दिवाली मनाया होगा ना, दीपावली सबने, तो स्वास्तिक जनरली सिंबल बनाया जाता है। तो वो स्वास्तिक कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, यहाँ से हुआ है। हालांकि जो आज का हमारा स्वास्तिक का फॉर्म है ना, वो वाला फॉर्म नहीं, बल्कि जो ये जो आज का आपको स्वास्तिक दिखाई दे रहा है ना, ये वाला स्वास्तिक ये लोग नहीं बनाए थे। ये देखिए इनका कुछ ऐसा सा था, उसको इस रूप में डेवलप होने में समय लगा। ठीक है, तो बस यहाँ पर राइटर यही बोल रहा है कि ये सारे फॉर्म्स थे जो उनके मुहर पे हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, इन मुद्राओं को तैयार करने का उद्देश्य क्या होता था? वाणिज्यिक होता था, व्यापारिक उद्देश्य होता था, लेकिन लेन देन वाला व्यापारिक नहीं, यानी कि वो करेंसी के फॉर्म में यूज नहीं कर रहे हैं, ट्रेड के लिए यूज कर रहे हैं, सिक्योरिटी पर्पस से। प्रत्येक मुद्रा में एक चित्रात्मक लिपि खुदी होती थी और उसे अभी तक पढ़ा नहीं गया, ये नो डाउट सबको पता लग गया। इनमें सबसे उल्लेखनीय एक मुद्रा है, एक मुद्रा बहुत फेमस है, इसमें एक मानव आकृति बनी हुई, वो पिक्चर यहाँ पे ला नहीं पाई मैं। एक्चुअली वो कैसी है मुद्रा या मुहर, वो ऐसी सी है मुहर कि उसमें एक मानव आकृति है जो कि इस तरह से योगी की मुद्रा में बैठा हुआ है। ठीक है, और इसके सर पे इस तरह से एक मुकुट बना हुआ है और इन्हें पशुपति जो शिव हैं उनकी संज्ञा दी गई है। चारों ओर इनको जानवर से घेरा गया है, इस तरह की मुहर हमें दिखाई देती है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट मुहर है जिसमें केंद्र में एक मानव की आकृति है, उसके चारों ओर कई जानवर बने हुए हैं और कई सारे जो विद्वान है, स्कॉलर्स है, वो इस जो ये मुद्रा या मुहर पर आकृति दिखाई दी है ना, इन्हें क्या बोलते हैं? पशुपति बोलते हैं, कि वो लोग पशुपति को पूजते होंगे और यही उन्होंने उस मुद्रा में दिखाया है। ठीक है, इन मुद्राओं के अलावा तांबे की वर्गाकार या आयताकार पट्टियां भी मिलती हैं। ठीक है, बोल रहे हैं इन मुहरों के अलावा इस तरह से पट्टियां भी मिलती हुई हमें दिखाई देती हैं, जिनमें एक और मानव आकृति, दूसरी ओर कुछ लिखा हुआ है। तो ये इनकी मुहरें हो गई, मुद्राएं हो गई, ये भी एक इनका आर्ट हो गया। अब आ जाते हैं मिट्टी के बर्तन। नो डाउट ये लोग मिट्टी के बर्तन बनाते थे। अब जो मिट्टी के बर्तन आएंगे ना, उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। पूरे आर्ट एंड कल्चर में सिंधु घाटी सभ्यता के मिट्टी के बर्तन से थोड़ा अलग होगा जो आपको दिखाई देंगे वैदिक काल के मिट्टी के बर्तन, थोड़ा अलग होगा महाजनपद में, थोड़ा अलग होगा मौर्यंस में। तो जब एग्जाम में जाते हैं, मैं ये इसलिए आपको बोल रही हूँ, एग्जाम में जाते तो कई बार किसी सभ्यता का नाम नहीं लेता है, डायरेक्ट मिट्टी के बर्तन से उस सभ्यता को इंडिकेट कर देता है कि चित्रित धूसर मृदभांड वाले सभ्यता। समझ में आ गया? तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि वो मृदभांड किस समय को इंडिकेट कर रहा है, कौन से पीरियड को दिखा रहा है, कौन सी क्रोनोलॉजी को शो कर रहा है। अब आ जाते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के मिट्टी के बर्तन। नवपाषाण काल के लोग, नियोलिथिक टाइम पीरियड के लोग पहली बार मिट्टी के बर्तन बनाते थे। अब यहाँ पर मिट्टी के बर्तन बनाने की कला आम हो चुकी थी, तो अब उसमें कुछ नई चीजें एड ऑन होंगी, है ना, परिपक्वता की ओर जाएंगी। सिंधु घाटी सभ्यता में पाए गए मिट्टी के बर्तन अधिकतर कुम्हार के चाक पर बनाए गए बर्तन हैं। इनमें रंग किए हुए बर्तन कम है, सादे बर्तन अधिक है। यानी ये लोग चाक का प्रयोग कर रहे थे, कुम्हार का जो चाक होता था उस पर ही रखकर मिट्टी के बर्तन ये बनाते थे। और ज्यादातर जो मिट्टी के बर्तन यूज हो रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट्स पे, वो सादे बर्तन है। यहाँ पर क्लियरली बता रहा है कि जो रंगीले बर्तन है, रंग करे हुए, रंग बिरंगे, वो कम दिखाई दे रहे हैं। ज्यादातर साधारण जो सिंपल मिट्टी के बर्तन होते हैं, यूज करते थे लोग, वो दिखाई दे रहे हैं। सादे बर्तन आमतौर पर लाल चिकनी मिट्टी जो होती थी उसके बनाए जाते थे। इनमें कुछ पर सुंदर लाल या स्लेटी लेप लगा रहता था। तो आमतौर पर जो साधारण बर्तन होते थे वो बिल्कुल साधारण ही होते थे। लाल मिट्टी का बर्तन बना लिया, मानो मटका बना लिया, और उस पे लाल रंग से या गेरुए रंग से लेप कर दिया, ये हो गया। और काले रंगीन बर्तन, जो अन्य प्रकार के बर्तन होते थे, वो कैसे होते थे? काले रंगीन बर्तन जिनमें लाल रंग की लेप की एक सुंदर परत होती थी। ये देखिए, ये पूरा एक लाल रंग का लेप का परत चढ़ाया जाता था, जिस पर चमकीले काले रंग से ज्यामिति आकृतियां और पशुओं के डिजाइन बनाए जाते थे। यहाँ पर आप आकृति देख सकते हैं। तो चमकीले काले रंग से ज्यामिति आकृति
और पशु डिजाइन वगैरह यहाँ पर हमें बनते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया होगा। ये रहे इनके मिट्टी के बर्तन। बेसिकली इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स के मिट्टी के बर्तन सभी समझ चुके होंगे। आमतौर पर साधारण बर्तन, कहीं कहीं पे हमें इस तरह के बर्तन दिखाई दे रहे हैं, बड़ी संख्या में साधारण बर्तन, कुछ संख्या में हमें ये बर्तन दिखाई देते हैं। इनमें क्या डिफरेंस है, उनमें क्या डिफरेंस है, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, लास्ट आ जाते हैं हम आभूषण पे। किस तरीके के आभूषणों का इनके द्वारा प्रयोग किया जाता था इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग। तो नो डाउट ये लोग काफी फैशनेबल थे, इन्हें अच्छी समझ थी फैशन की, जो आपने उस मोहनजोदाड़ो मूवी में भी देखा होगा, है ना। तो ये लोग इसमें मतलब जो मेल फीमेल दोनों ही आभूषण का प्रयोग करते थे, है ना। तो यहां पर बता रहा है कि आभूषण का इनके जीवन में बहुत महत्व था। ये देखिए बहुत सारे ये लोग आभूषण पहनते थे। तो हड़प्पा के पुरुष और स्त्रियां दोनों ही अपने आप को तरह तरह के आभूषणों से सुशोभित करते थे, सजाते थे। ओके, ये बहुमूल्य धातु रत्नों से लेकर हड्डी पकी मिट्टी तक के बने होते थे। तो यहाँ पर बस ये ध्यान रखना है कि ये जो आभूषण कैरी करते थे ना, वो ऐसा नहीं था स्पेसिफिक एक चीज का, किसी भी चीज का बना हो सकता था अपने अपने लेवल के हिसाब से, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन तक ये लेवल वाला सिस्टम आ चुका था जो हम देख रहे थे हर एक नगर में, उचला नीचा हिस्सा। तो ये धातु के भी होते थे, मेटल के भी होते थे, मिट्टी के भी होते थे, है ना, पत्थर के मन के भी बनाए जाते थे, बहुमूल्य रत्नों के भी होते थे। तो इन सभी की ज्वेलरी ये लोग कैरी करते थे और मेल फीमेल दोनों ही पहनते थे। इन जनरल हमें दिखाई देता है जो आदमी औरत दोनों कैरी करते थे वो क्या था, गले का हार, पुरुष स्त्री दोनों पहन रहे हैं, फीते अलग अलग प्रकार के, बाजूबंद, ओके, अंगूठिया, ये पुरुष और स्त्री दोनों धारण करते थे। चाहे हम बात करें बाजूबंद है, अंगूठी है, गले में हार, ये पहना करते थे। स्पेसिफिक जो केवल महिलाओं के श्रृंगार के लिए आभूषण यूज होते थे वो क्या था, करधनी, है ना। बहुत सारी लोगों की मम्मियों के पास में होगा, पहले बहुत चलता था ये ट्रेडिशन, आजकल ज्वेलरी के फॉर्म से थोड़ा हटा दिया, वरना पहले करधन दिया जाता था शादी के समय पे, हर एक स्त्री को उसका स्त्री धन माना जाता था। तो कमर पे उसे पहनते थे, तो वो महिलाएं पहनती थी इस समय की। बूंदे कान के, पैरों के कड़े स्त्रियां, जो पहले की किसी की दादी नानी के पास होगा तो होगा, उस समय मोटे मोटे वो पहने जाते थे। हसूली, हसूला क्या बोलते थे मुझको एग्जैक्टली पता नहीं है, शायद वो गले में पहनते थे, पाँव का भी कुछ ऐसा होता था। तो जो स्पेसिफिक स्त्रियां पहनती थी वो पाँव में करधन हो गया और कान के बुंदे, ये स्पेसिफिक विमेन्स पहनती थी। चन्हूदड़ों और लोथल में पाई गई कार्यशालाओं से पता लगता है, चन्हूदड़ और जो लोथल है ना, वहां अगर आप जाते हैं, जो ये आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस की मैं बात करी, तो वहां पर हमें स्पेसिफिक चन्हूदड़ों से, स्पेसिफिक लोथल में कोई जगह है जहां पे बड़ी संख्या में अवशेष मिलते हुए दिखाई दिए। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, आपका जिस भी आप सिटी में रहते हो वहां कहीं पर चमड़े का काम हो रहा है, कल को वहां से चमड़े का काम हट भी जाए, लेकिन आप देखना वहां का वातावरण थोड़ा सा दूषित लंबे समय तक रहेगा। आसपास की जो नदियां हैं, जो पानी है, वो थोड़ा सा ज्यादा प्रदूषित रहेंगे, उसमें काफी केमिकल्स कई सालों से गया होगा, है ना। वहां पर चमड़े का थोड़ा सा महत्व हमें दिखाई देगा। ये सब चीजें, वहां के लोगों को चमड़े की चीजें बनाने का स्किल बहुत ज्यादा होगा, है ना। तो वो छाप वहां रह जाती है। एग्जैक्टली जब हम चन्हूदड़ और लोथल जाते हैं तो वहां पर हमें इस तरह से मन के बनाने के उद्योग दिखाई देते हैं। अब उद्योग का मतलब कोई इंडस्ट्री पड़ी हुई थी ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ लोग मिलकर एक जगह पर केवल इस तरीके के मन के बना रहे हैं, अलग अलग शेप के, अलग अलग साइज के, अलग अलग कलर के, जो दिखा रहा है कि नो डाउट एक के लिए तो नहीं बना रहे होंगे, प्रोडक्शन कर रहे हैं ये बड़े लेवल पर लोगों के लिए, यानी लोग इसको कैरी करते थे। तो जो चन्हूदड़ और लोथल में कार्यशालाएं मिल रही है, जो उद्योग स्थल मिल रहे हैं, जहां पर इनके अवशेष हैं, मतलब बड़ी संख्या वहां पे मनकों के अवशेष मिल रहे हैं, तो उससे पता लगता है कि यहाँ पर काफी डेवलप फॉर्म इसका दिखाई देता है। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। पुरातात्विक खोजों से मिली चीजों से प्रतीत होता है कि सिंधु घाटी के लोग साज श्रृंगार और फैशन के प्रति काफी जागरूक थे। ओके, तो इनको फैशन वैशन करना अच्छा लगता था और ये लोग करते भी थे। और नो डाउट नगरीय सभ्यता थी, नगरीय अर्बन सिविलाइजेशन, यानी कि लोग अब अपने आवश्यकता नहीं बल्कि एक बोल सकते हैं कि विलासिता के लिए उपभोग करेंगे, है ना। अब केवल रहना नहीं है, सज सवर के रहना है। केश सज्जा की, जैसे हमने वो देखा आदमी की मूर्ति, बालों को बहुत प्रॉपर, दाढ़ी को हाईलाइट किया गया है, तो केश सज्जा की विभिन्न शैलियां इस समय प्रचलित थी। पुरुष जो है वो दाढ़ी मूंछ रखते थे, वो भी स्टाइलिश, जैसे कटवट लगाते हैं ना उस टाइप का। स्त्रियां भी सुंदर दिखने के लिए काजल लगा रही हैं, लाली मतलब लिपस्टिक लगा रही है, सिंदूर लगा रही है। अब आप बोलोगे उस समय लिपस्टिक अलग फॉर्म में बनता होगा ना, है ना,
इस शेप में ऐसा नहीं, लेकिन कुछ होगा रंग रंग टाइप का। तो बस इस तरह से अपने अपने फैशन को कर रहे हैं, लड़के भी लड़कियां भी। सिंधु घाटी के कलाकार एवं शिल्पकार अनेकों शिल्पों में अत्यधिक पारंगत थे, ओके, जिनमें से धातु का ढालना आपने अभी देखा, पत्थरों की नक्काशी करना, 3 डायमेंशनल जो वो बना रहे हैं मूर्तियां, मिट्टी के बर्तन बनाना, रंग बनाना और बनाकर रंगना भी आपने देखा ना, किस तरह से चमकीले काले रंग की ज्यामिति आकृति पुरुषों की जानवरों की आकृतियां बना रहे हैं मिट्टी के बर्तन पे। इसके अलावा जानवर, पौधे, पक्षियों के साधारण रूप को लेकर टेराकोटा फॉर्म में उसका निर्माण करना, यानी मिट्टी से इन सारी चीजों का निर्माण करना अपने आप में उस समय के कला को दर्शा रहा है। ठीक है, तो बस ये एक चैप्टर है, सुंदर सा चैप्टर है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चैप्टर नंबर 2 इसी के साथ हमारा क्लोज होता है। अभी आर्ट एंड आर्किटेक्चर में हम और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, इनिशियल फॉर्म में ही तो और ज्यादा डेवलपमेंट और चीजें इसमें एड ऑन होते जाएंगे। ठीक है, बाकी अगर आप इसको और अच्छे से समझना चाहते हैं तो एंशिएंट का जो चैप्टर है ना, उसके साथ लिंक करके पढ़िएगा। ठीक है, तो और आपको क्लैरिटी आएगी। तो आई होप ये सेशन आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दिया करिए। और जितनी भी हमारी प्लेलिस्ट की वीडियो है, इसका तो भी आई थिंक 2nd या 3rd लेक्चर है, तो इसको आप अच्छे से देखिए, बार बार रिवाइज करिए। जितना रिवीजन करेंगे उतना अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। बाकी हम मिलते हैं हमारे नए सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।